नमस्कार, मैं मंटून कुमार। आज की शुरुआत सरकार से मांगे रोजगार। भारत में चली आ रही बेरोजगारी की दर अधिक बढ़ गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा कहा जा रहा है कि तालाबंदी से मार्च महीने से लेकर अब तक जुलाई तक बेरोजगारी की दर जो है, क्योंकि मार्च महीने 23% बेरोजगारी दर थी जो बढ़कर 38% से अधिक हुई है। लेकिन आंकड़े जो बता रहे हैं, जनवरी 2020 से ही इसमें गिरावट आना शुरू हो गया था। मार्च महीने में ही इसका ग्राफ चरम पर पहुंच गया था। लोग मार्केट में काम मांगने कम जाने लगे, यानी काम ही नहीं था तो काम मांगने जाने से क्या फायदा। इससे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पहली बार जो है लगभग 42% से नीचे आ गई है। लेबर फोर्स में 1.5 करोड़ की कमी आ गई है। जनवरी 2020 में लेबर फोर्स में जो 44 करोड़ 30 लाख थी, जो जुलाई आते आते लगभग या बढ़कर जो है 60 करोड़ 40 लाख हो गई। जनवरी और मार्च के बीच रोजगार की संख्या जो था, रोजगारों की संख्या 41 करोड़ के आसपास था, जो फिर से लगातार घटकर जो है लगभग 35 करोड़ 60 लाख हो गई है। लेकिन जुलाई तो बेरोजगारी की संख्या में जुलाई की अगर बात कर लें तो 3 करोड़ 20 लाख से बढ़कर जो है लगभग 5 करोड़ के आसपास बेरोजगारी हो गई है। अर्थात इसी के साथ 38% से अधिक की बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है। यही है, यह हालत है, ये आंकड़े हैं। लेकिन बेरोजगारी की दर चीख तो रही है। इसमें अब छात्र भी अपनी आवाज बुलंद करने में जुट गए हैं। अब छात्रों की हालात में एक कहावत है, भारत में जो बेरोजगारी की मार, युवाओं में निशा जैसा अंधकार हो गया है। सरकारें नहीं दे पा रही है रोजगार, कैसे होगा युवाओं का उद्धार। पर बेरोजगारों को नौकरी दो सरकार। आज हमारे साथ बातचीत करने छात्रों और शिक्षकों दोनों हैं। एक देश के निर्माता, दूसरा देश का भविष्य। लेकिन आज ये दोनों की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं वो बेरोजगारी पे आज उनकी भविष्य अंधकार में। हमारे साथ बातचीत करने के पहले हम छात्र से बातचीत करते हैं, क्योंकि छात्र जो हमारे देश का जो भविष्य है वो कैसे तैयारी करते हैं, मतलब कब से तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की क्या स्थिति है, क्योंकि इसको लेकर लगातार 2018 में रेलवे ने एग्जाम लिया। अब तक जो है 2018 में फॉर्म भरा चुका था, लेकिन अब तक रेलवे ने उसका एग्जाम नहीं लिया है, जिसको लेकर छात्र जो है खासा जो है नाराज है। उनका भविष्य अंधकार में, क्योंकि उनकी पूरी पढ़ाई इसी कहीं ना कहीं जो है इसी उहापोह में जो है जुट कर रह गया है। हम बात करते हैं अनिल जी। हम अनिल है जो स्टूडेंट छात्र है हमारे साथ बातचीत के लिए, सॉरी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अनिल जी बताइएगा कि क्या हालात, सॉरी कट गया उनसे, हम सौरभ से बात करेंगे। सौरभ बताइएगा क्या तैयारी करते हैं और क्या सरकार से जी क्या सर, सबसे पहले मेरा नमस्कार सर सभी लोगों को। सर मेरी आवाज जा रही है क्या? हाँ हाँ हाँ, बताइए। सर अभी जो मेनली रूप से चल रहा है जो स्पीक्स फॉर स्टूडेंट, उसके लिए मैं उसके बारे में बोलना चाहता हूं सर, कि अभी मेरे यहाँ 2018 में एक वैकेंसी भरवाई गई रेलवे के लिए, जिसमें हम लोग भी भरे थे, लेकिन आज तक उसका एग्जाम नहीं हो पाया। ऐसा मतलब स्टूडेंट को लगता है जैसे मतलब एक चुनावी पर्पस के रूप में मतलब वैकेंसी भरवाया गया, लेकिन सरकार इस पे कोई मतलब ये नहीं। हमको लगता है ये सब रेवेन्यू जनरेट करने के लिए स्टूडेंट से ही मतलब पैसा टालने का एक ये बताया जा रहा है सर। तो मैं सरकार से ही अपील करना चाहूंगा कि कम से कम समय पर एग्जाम ले ले और एग्जाम का मतलब रिजल्ट डिक्लेयर कर ले, जिसके कारण अभी एक कैंपेन भी चलाया जा रहा है, लेकिन सरकार इस पे मतलब अनसुना कर दिया है। मतलब स्टूडेंट को एकदम नकारात्मक के तरीके से बिहेव कर रही है सरकार स्टूडेंट के साथ, जिससे स्टूडेंट को डिप्रेस महसूस होता है और वो कई काम करने के लिए, गलत काम करने के लिए उतावले हो जाते हैं। अगर उनको नहीं समय पर एग्जाम लिया जाए या फिर नहीं मतलब उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, तो स्टूडेंट पे ऑटोमेटिक है जो प्रेशर बनेगा, और प्रेशर के चलते वो कुछ भी कर सकता है, लाइक सुसाइड या फिर कुछ भी गलत क्राइम पनिशेबल कर सकता है सर। तो यही मैं सरकार से कहना चाहूंगा, जो सरकार अपनी नीति को सुधारे और चुनावी मुद्दा को नहीं लाया जाए। हेलो सर, हेलो। बातचीत करना चाहेंगे। हम सौरभ के साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुनील जी हैं।
जो लगातार छात्रों के मुद्दों को लेकर निकल कर आते हैं। बताइएगा सुनील जी, क्या लगता है छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य के साथ? क्योंकि लगातार मतलब जो भी रेलवे के एग्जाम है, एसएससी है, वो कई वर्षों से जो है वो वैकेंसी नहीं है, तो छात्र करे तो करे क्या? आप लगातार इस मुद्दे पे बातचीत करते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, जिस जिस तरीके से पूरे देश में वो राज्य की सरकार हो या देश की जो सरकार है, उस सरकार का जो देख रहे हैं कि पूरे तरीके से एक तरीके से जो कार्यशैली है, वो कार्यशैली एकदम छात्र और नौजवान के विरोध में चल रहा है। आप जैसे देख रहे हैं कि रेलवे जैसे नियोक्ता की इतना बड़ा नियोक्ता है, जिस नियोक्ता में 2018 में छात्रों का फॉर्म भरवाया गया और फॉर्म भराने का जो उसका चार्ज है, उस चार्ज को आप देख लीजिए, तो जहां पर आईएएस आईपीएस का फॉर्म भरने के लिए 100 रुपया लगता है, वहां पर आज 500-500 रुपया लेकर के ग्रुप डी का चाहे एनटीपीसी का फॉर्म भरवाया गया। लेकिन आज के समय में जिस तरीके से सरकार जो है वो अपने कार्यशैली का ठिकरा आज जो है जो तैयारी कर रहे छात्र है उसके सर के ऊपर फोड़ रहा है। और जिस तरीके से आप देखिए कि पिछले दिनों कुछ दिन पहले जो है ये रेल मंत्रालय जो है वो एक पत्र जो है जारी करती है और उसमें कहती है कि 3 साल तक जो है जो वैकेंसी होगी रेलवे की उसके ऊपर रोक लगाई जाएगी और जो वैकेंसी बढ़ा गया है उसमें 50% की नियुक्ति होगी, 50% पर जो है कटौती की जाएगी। तो ये सबसे बड़ी सवाल है छात्रों के लिए। और आज कुछ दिन पहले 2-3 दिनों से देख रहे हैं कि किस तरीके से जो छात्र है पूरे देश भर में एक अपना ट्विटर हैंडल के माध्यम से छात्रों ने पूरे सरकार को बताया है कि ये सबसे बड़ा जो सवाल है वो छात्रों की सवाल है कि देश में सबसे बड़ा अगर कोई देश को दिशा दे सकता है तो वो देश के छात्र नौजवान हैं। और देश की जो अंदरूनी शक्ति का और देश में एकता का नींव और देश में शिक्षित का जो नींव रखा जाता है वो छात्र के ऊपर शिक्षा से रखा जाता है। लेकिन आप देख लीजिए जो छात्र हैं जिनको रेलवे में जो नौकरियां चाहिए, जो कई वर्षों से तैयारी कर रहे थे, जिनकी उम्र खत्म हो रही है, उनकी घर से प्रेशर बन रहा है, वो एक तरीके से कहिए तो एक डिप्रेशन में जा रहे हैं। इसीलिए सरकार को इसके ऊपर पूरी तरीके से पहल करनी चाहिए और वो अपनी कार्यशैली का जो ठिकरा छात्रों के सर के ऊपर नहीं फोड़ना चाहिए। आप देख लीजिए कि अभी सरकार जो है रेल मंत्रालय कह रही है कि हम निजीकरण के अंदर देने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आप एक बात बताइए कि अगर सरकार को सरकारीकरण से जो भी रेलवे स्टेशन है, जो भी रेलवे का फैक्ट्रियां हैं, उससे जो है सरकार को मुनाफा नहीं हो रही है, लेकिन सरकार जब बेच रही है तो जो कंपनियां ले रही है उस कंपनी को कैसे जो है मुनाफा आ जाएगा? वो कौन सी जादू की छड़ी चला देगी कि उससे मुनाफा हो जाएगा? तो ये सबसे बड़ी सवाल है। सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा है कि सरकार का जो मंत्रालय है, रेल मंत्रालय, उसकी डिप्लोमेसी जो है सही नहीं है। सरकारी जो तंत्र है उसकी जो है पूरी तरीके से डिप्लोमेसी सही नहीं है। यहाँ पर सरकारी तंत्र को सही सुधार करने की आवश्यकता है और छात्र नौजवान के साथ एक सही तरीके से एक सही अच्छे नागरिक बनाने के लिए, देश के ऊंचाई को बनाए रखने के लिए, देश में सद्भावना बनाए रखने के लिए, देश के इकोनॉमी बढ़ाने के लिए हमें सबसे बड़ी जो 3 चीज का जो आवश्यकता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और छात्र युवाओं के लिए रोजगार, इसके ऊपर सरकार को हर हाल में ध्यान देना होगा। और इसके ऊपर जो बहुत तरीके की सरकार जो दलील दे रही है कि जनसंख्या बढ़ गई है, ये सरकार के अंदर की बात है, सरकार इसको कंट्रोल कर सकती है। दूसरी बात हम ये बात कहना चाहेंगे कि आज जो सरकार कह रही है कि जिस तरीके से हम कि रेलवे का जो इंजन है पहले डीजल लोकोसेट से चलता था और अब हम बिजली के ऊपर कर रहे हैं, जो मानव संवर्धन का जो एक कुंडी है, गेट है, उसको कह रही है कि हम उसको टेक्निकल तरीके से चलाएंगे। लेकिन आपको ये कहना चाहेंगे कि अगर टेक्निकल कोई भी चीज अगर सरकार ला रही है और टेक्निकल चीज को लाने में जो हमारे यहाँ के जो 100 जो है लोग उसमें वर्क कर सकते हैं, उतना पैसा उनके ऊपर इन्वेस्ट कर सकता है, उनका परिवार चल सकता है, तो हमें 100 लोगों का ही नौकरी देना चाहिए, न कि हमको टेक्निकल ला करके उसको उतना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। ये पूरी तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसके लिए पूरी तरीके से सरकार को सजग होना चाहिए और सरकार की जितनी भी एजेंसियां हैं, रेल मंत्रालय हो चाहे रेलवे की जितने गुप्तचर विभाग है, उसके तहत से सरकार को यह मैसेज जाए कि छात्र युवा जो है पूरी तरीके से जाग चुका है और पूरे तरीके से सतर्क हो चुका है। चूंकि आपका रेल मंत्रालय की डिप्लोमेसी जो है चलाने का वो नहीं चलेगा, क्योंकि छात्र युवाओं से आप पैसा लिए हैं, इसका जो है 1,000 अरब के आसपास जो है पूरे फॉर्म भरने में 2 करोड़ छात्रों का पैसा लिया गया है और उस पैसे से सरकार कमा रही है, जबकि छात्र बेरोजगार है। बेरोजगार छात्र से सरकार कमा रही है, ये सबसे बड़ी बात है। सरकार को पूरी तरीके से संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो आप देख रहे हैं कि पूरे तरीके से छात्र अब गुलबंद हो रहा है।
इस चीजों को समझ रही है, क्योंकि आप वर्चुअल रैली करने के लिए 144 करोड़ रुपया खर्च कर दे रहे हैं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस पैसे को इस पूरे लॉकडाउन में छात्रों के ऊपर खर्च किया जाना चाहिए था, किसानों के ऊपर खर्च किया जाना चाहिए था, मजदूरों के ऊपर खर्च किया जाना चाहिए था, लेकिन आप उसके ऊपर नहीं किए और 144 करोड़ का वर्चुअल रैली कर गए, जो कि चुनाव के लिए। तो ये सारे जो प्रोपेगेंडा है, इस प्रोपेगेंडा को आज छात्र समझ रहा है और छात्र अपने अच्छे शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए पूरे तरीके से अपनी बात को मजबूती से रख रही है। इसीलिए हम आपके माध्यम से भी आपको हम सबसे बड़ा जो है धन्यवाद करते हैं कि आज छात्रों की आवाज को लेकर के आप समस्तीपुर से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है और छात्रों को गलबंद करके उसकी बात को सरकार तक अपने माध्यम से आप रख रहे हैं। इसके लिए हम आपको भी धन्यवाद करते हैं और आपके माध्यम से जो लोग जुड़े हुए हैं और आपके माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, हम उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपके माध्यम से इस बात को समझ रहे हैं और सजग हो रहे हैं। और इस 2-3 दिनों में कल तक जो ट्विटर स्ट्रॉम के माध्यम से जो छात्रों ने अपनी बात को रखा है, हम उनको भी सलाम करते हैं कि अपनी बात को लिए, अपनी हक अधिकार के लिए आप अपनी बात को किसी न किसी माध्यम से रख रहे हैं और सरकार को जो है इस बातों को, जो 2 करोड़ की नौकरियां की वादा था, उस बात को आप याद दिला रहे हैं कि किस तरीके से आपने पिछले सरकार को घेरा था, लेकिन पिछले सरकार को घेरने के बावजूद आज आप कहीं से खड़े नहीं उतर रहे हैं। आज छात्र चाह रहा है कि जो पिछला सरकार का कार्यशैली था वही दिन हमें लौटा दे। ये स्थिति ये सरकार ला दी है। इसीलिए हम सरकार से पुनः मांग कर रहे हैं कि छात्रों की शिक्षा रोजगार की पुनः व्यवस्था करो और छात्रों को जो है लॉकडाउन का भत्ता देना होगा और छात्रों का विलंब एग्जाम लेकर के उसकी जो है नियुक्ति करनी होगी, और नहीं तो जो छात्र आज आंदोलन है उनके साथ हम खड़े हैं और पूरे तरीके से एक आंदोलन को मजबूत किया जाएगा और सरकार को झुकना पड़ेगा और सरकार को छात्रों युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा। देखिए आप सुनील जी, हम आपको बतलाना चाहेंगे, आपके साथ एक शिक्षक है जो उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि जो है वो भी शिक्षक जो है देश के निर्माता होते हैं। जब देश के निर्माता, और याद रखिएगा एक बात भी कहा जाता है कि जब भविष्य का निर्माण होता है तो शिक्षक को तवज्जो दिया जाता है। और जब, क्योंकि देश में एक आंकड़ा है, देश जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आई थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री को जब बीजेपी सत्ता में आई थी, तो उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा था कि हम प्रत्येक वर्ष जो है 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। मतलब 6 वर्ष उनका हो गया, लगभग 12 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए। इसके आधार पर युवाओं के पास नौकरी नहीं है, तो आज कहीं ना कहीं छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं। चलिए हम आपको जो है आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा सुनील जी, और हम आपको सर से बात करना चाहेंगे जो, लेकिन इसके साथ हमारे साथ अनिल जी हैं। अनिल बताइए क्या कुछ आप लोग तैयारी करते हैं? लगातार जो है 10 घंटा 12 घंटा पढ़ाई करते हैं, जब वैकेंसी नहीं होती है तो क्या दिक्कत होती है? वैकेंसी और जब एग्जाम नहीं हो पाता है तो क्या दिक्कतें होता होगा? क्या आप लोग सोचते होंगे उसमें क्या परेशानी होता है? हमारे जो दर्शक है और आपके जो दिक्कत, आपके पास जो परेशानी है उसको बताइए जी। हमारी आवाज जा रही है क्या? हाँ जी बताइए, मिल रही है, हमारी आवाज जा रही है आप तक? हाँ बताइए हमारी आवाज आप तक जा रही है? हाँ बोलिए, हम सुन रहे हैं, बोलिए। सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं मंटू जी, क्योंकि आप हमारे युवाओं के सपने को लेकर के आप जो सपना युवा का टूट रहा है आज के वर्तमान दौर में, वर्तमान हालात में, और उसको इसके माध्यम से आप लाए, इसके लिए आप बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। और हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं आप लगातार युवाओं ही नहीं, जो भी मासूम जनता है उसके हितों को ध्यान में रखकर और आपने कई सारे उत्कृष्ट कार्य किए हैं। बाढ़ से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, रोजगार से लेकर के, आप हर मुद्दे पर, चिकित्सा से लेकर के हर जगह हम आपको देखते आ रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और आप एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तो जैसा कि आज का जो आप रखे हैं, जो डिबेट है, जो मुद्दा है रोजगार, और रोजगार शब्द सुनने से ऐसा लगता है कि मतलब आज युवाओं के लिए तो पहले से भी सपना था, लेकिन अब ये सब पहले जो सपना था वो युवा अपने मेहनत और लगन से उसको हकीकत करके दिखाते थे, लेकिन आज रोजगार सपने से भी बड़ा हो गया है, जो कि शायद अभी के वर्तमान हालात में कोई ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि रोजगार होगा कि नहीं। एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। देश का और राज्य का जो हालात है वो किसी से छिपा नहीं, हमारे आपके हर किसी के माइंड में ये चीज एक भ्रम चल रहा है। बीते 1-2 वर्षों में खासकर हम देखें तो क्या होगा, युवाओं का भविष्य का क्या होगा? आखिर एक युवा अपने परिवार को, घर को छोड़ करके कहीं अदर रूम किराया लेकर के, भाड़ा पे लेकर के, और वो पढ़ाई करता है, दिन रात मेहनत करता है, लेकिन हर बार उसका सपना चकनाचूर हो जाता है। हर बार उसका सपना चकनाचूर हो जाता है।
और बार बार हम इस सरकार के चंगुल में, विपक्ष हो, सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि भारत जो है दुनिया का सबसे यंगेस्ट कंट्री है अभी इन दिस वर्ल्ड में, युवाओं का देश, और हमारे युवा में भी स्किल भी है, एबिलिटी भी है। लेकिन एक बहुत बड़े महान जो थे विचारक, उनका कहना था अवसर के बिना काबिलियत कुछ भी नहीं, अवसर के बिना काबिलियत शून्य होता। तो हमारे युवा इतनी सारी मेहनत करके इतना ज्ञान अर्जन करते हैं, अपनी योग्यता लाते हैं, दिन रात कठिन परिश्रम करते हैं 2 रोटी खा करके, और बहुत ही लोअर फैमिली से वो बिलोंग करते हैं कि भाई हम शहर में जा करके कहीं रूम रेंट लेकर के पढ़े, सभी लोग मेहनत करें। और बहुत मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन भी आता है जब फॉर्म भरते हैं वो बड़ा उम्मीद को लेकर के, और पता चलता है जिस दिन रिजल्ट आना रहता है उस दिन पता चलता है एग्जाम कैंसिल हो गया। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इमोशनली अटैक होता है सरकारी हथौड़ा से युवाओं के दिल पर, युवाओं के भविष्य पर, युवाओं के सपने पर। तो आखिर क्या करें हम युवा, आखिर करें क्या? हम लोग के पास क्या रास्ता है सिवाय सुसाइड के? पिछले 5 साल लगातार से मैं एक अनिल आदित्य होने के नाते मैं अपने सर्किल का 50 ऐसे विद्यार्थी के बारे में बता सकता हूँ जो दिन रात मेहनत करते हैं और विगत कई वर्षों से लगातार जो है वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो पढ़ाई करते करते अब लगता है कि उनका सपना टूट रहा है, जिसके कारण वो अब अपने मेहनत से भी हार मान चुके हैं। इसके लिए सवाल उठता है कि हम किसको जिम्मेदार बनाएं, खुद को बनाएं, सिस्टम को बनाएं, सरकार को बनाएं। ये सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है कि आज के दौर में युवा क्या करेगा, आखिर युवा के पास ऑप्शन क्या बचता है आज के दौर में करने के लिए, बहुत बड़ा सवाल है। और आपके साथ जो भी हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके साथ वो जुड़े हैं और डिबेट कर रहे हैं, क्योंकि आज युवा को जागने का जरूरत है। चलिए अनिल जी आपसे बात करेंगे, अनिल जी आपसे हम बात करेंगे और आप मेरे साथ बने रहिए, अभी आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे साथ एक शिक्षक जुड़ गया है, जीपी आर्या, जो शिक्षक है। उनसे हम जानते हैं कि जो जब छात्रों का, क्योंकि शिक्षकों का भविष्य भी बिहार में अंधेरा है, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब देश की जो बेरोजगारी दर जो है 38% बढ़ सकती है, तो बिहार की बेरोजगारी दर भी पीछे नहीं है, वो बिहार की बेरोजगारी दर भी 46% है, हम आपको ये बता दें। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब 2019 में जो लोकसभा चुनाव था, लोकसभा चुनाव के दौरान एक बात निकलकर सामने आई थी कि 90,000 ग्रुप डी में 90,000 रेलवे की वैकेंसियां दी गई थी, लेकिन उस 90,000 वैकेंसी को के लिए जो है सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है। छात्रों ने 500 रुपया जो है दिया था, 500 रुपया की, चलिए हम 500 रुपया देते हैं, 500 रुपया फॉर्म भरने के लिए दिया था, और उस 500 रुपये लगभग 3 करोड़ छात्रों ने फॉर्म भरा था। ये सबसे सोचने वाली बात है। तो 300 करोड़ रुपया, 3 करोड़ और 500 को जोड़ दीजिए 500 रुपए से, समझिए सरकार हमसे बिजनेस कर ले गई और युवाओं को अब तक कोई नौकरी नहीं मिला। 2018 में जो युवा जो रेलवे का फॉर्म भरा, उनका अब तक जो है ज्वाइनिंग नहीं हो पाया। तमाम बिहार सरकार की भी जो वही हालात है, वो भी किसी से छुपा नहीं है। एक दरोगा का एग्जाम का डेट तो निकल गया है, लेकिन दूसरे की बहाली के लिए चला गया। अब भाई अब बल्कि छात्र जो है अब 2 नाव पे सवार हो जाएंगे। अब के नीतीश सरकार को हटाए, नीतीश सरकार के लिए वोट करेंगे या नीतीश सरकार को वोट नहीं करेंगे तब भी लॉस में है, और वोट करेंगे तब चुनाव के बाद कोई छात्रों को सुनने वाला नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये छात्रों के साथ मनोबल पे प्रभाव पड़ता है। हमारे साथ फिर सौरभ है, किसी कारणवश जो है आर्या जी का कट गया था। हम कोशिश करेंगे, सुनील जी आप हमारे साथ बने हैं, सुनील जी बर्जेस जी को हमसे जोड़ने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि हम उनसे जानना चाहते हैं। प्लीज बर्जेस जी को थोड़ा जोड़ने का कोशिश कीजिए। हमारे साथ सौरभ जी हैं, उनसे पहले बात करते हैं। क्या मतलब कैसे तैयारी आप लोग सर? कैसे बैठकर तैयारी तो आपकी तस्वीर देख रहे हैं, किस गांव में आप रहते हैं? लगभग 30-40 किलोमीटर की दूरी पर बिजली की समस्या गाँव में अभी भी बनी हुई है। क्या हालात, कैसे पढ़ाई करते हैं और मेहनत के बावजूद जब सरकार नौकरी नहीं देती क्या पहुंचता है? फिर बताइए सर। हम लोग इतना मतलब कठिनाई से पढ़ाई करते हैं, मतलब बहुत समझिए। ऊपर से सरकार, पता लगता है जब नौकरी निकलती है तो नौकरी पहले से ही बिक जाती है। और मतलब पढ़ाई यहाँ, हमारे यहाँ बिजली भी बहुत समस्या रहती है। हम लोग शहर से इतना मतलब रूरल एरिया में रहते हैं, मतलब कंट्री साइड एरिया एक तरह से कह लीजिए सर। लेकिन फिर भी हम लोग को जोश कम नहीं रहता है जो हम लोग हाँ एक जॉब प्राप्त कर ले कम से कम। और बिहार में सबसे बड़ी बात है, अगर एक जॉब हो जाए तो आपको युवा को लगता है हाँ
थोड़ा स्टेबल हो गए हम अपने आप को। लेकिन सर अगर पता लगे, आप ही सोचिए, अगर कोई वैकेंसी भरे, उसका पहला नंबर एग्जाम ना हो, एग्जाम हो तो रिजल्ट डिक्लेयर ना हो, अगर रिजल्ट डिक्लेयर हो भी जाए तो बीच से नौकरी जाके कोई हमारे बड़े नेता बाबू लोग बीच से ही खरीद लेते हैं, तो उसमें युवाओं को बहुत चोट पहुंचती है। और जैसे अभी बिहार पुलिस का सर मैं बताता हूँ, मेरे सामने बहुत लड़के लोग को पैसा दे के रिजल्ट दे दिया गया, लेकिन हम लोग उतना बना के आए फिर भी नहीं दिया गया रिजल्ट। और मैं यही बोलना चाहूंगा, जो सरकार का नीति बहुत ही खराब है। अगर पैसे की कमी होती है तो हमें लगता है सरकार को कुछ नहीं मिलता है तो कोई फॉर्म निकाल दो और उसे रेवेन्यू जनरेट कर ले। जैसे अभी बिहार दरोगा वाला का पिछला रिजल्ट कोई मतलब निकला ही नहीं है, कोई इसका कॉन्सिक्वेंस, एक फाइनल कॉन्सिक्वेंस निकला नहीं है, फिर भी एक न्यू वैकेंसी निकाल के युवाओं में एक तरफ विचलित कर दिया गया, जहाँ इसका तैयारी करे, फिर प्री का तैयारी करे, या फिर फाइनल का पीटी का तैयारी करे। मतलब अजीब तरीके से सरकार, बिहार सरकार भी बिहेव करती है और हमारे साथ केंद्र सरकार भी बिहेव करती है। और रही बात अभी जो चल रही है हमारी ट्विटर कैंपेन, जो स्टूडेंट के लिए रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, तो मैं सभी साथियों से बोलना चाहूंगा, जो यूनिटी ही सबसे बड़ी ताकत है, यूनिटी बना के रखे। अगर आप देखिए 6 घंटा की आवर में हमारे एसएससी चेयरमैन का हिल गया ना पोस्ट आखिर, मतलब रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए कुछ तो हुआ, लेकिन अगर हम यूनिटी बना के रखे तो यूनिटी बना के रखे तो कुछ भी हो सकता है सर, चाहे सरकार क्यों ना हो, चाहे एसएससी का चेयरमैन क्यों ना हो। सही और है, हमारे साथ जी बताइए बोल रहे हैं। और हमारे साथ बहुत सारे प्रॉब्लम भी रहते हैं, स्टूडेंट के पास इकोनॉमिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, फिर भी मतलब सरकार कुछ मदद नहीं कर पाती हम लोग को, हम जैसे गरीब स्टूडेंट को। लेकिन फिर भी अब हम लोग ये रहते हैं जो हाँ भाई कोई नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छा समझेंगे, जोश कम नहीं होता हम लोग को, पूरे ताकत के साथ दिन रात मेहनत करते हैं, 10 घंटा 12 घंटा पढ़ते हैं, फिर भी मतलब पता ही नहीं लगता है जो हाँ मतलब नौकरी कहाँ चली जाती है बीच से। एक तो एम्प्लॉयमेंट इतना कम है, जो मतलब समझिए युवाओं के लिए इतना समस्या आगे खड़ी हो जाएगी, अगर सही से ना पढ़े तो मतलब नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, फिर भी पता लगता है आगे बाबू नेता लोग सीटी बिक्री कर देते हैं, फिर भी हम लोग लगे रहते हैं हाँ। लेकिन अगर बीच में अगर ऐसे हो रिजल्ट डिक्लेयर ना करे, सही से साल एग्जाम ना ले ईयरली, तो थोड़ा तो डिमोरलाइज होना लाजमी है सभी को, सभी स्टूडेंट। लेकिन मैं सभी स्टूडेंट से एक गुजारिश करना चाहूंगा, जो अपने इस जज्बा को बनाए रखें और अच्छे से तैयारी करें। सरकार हिलेगी ऐसा नहीं है, सुनेगी सरकार, हम सब की सुनेगी, बशर्ते यूनिटी बना के रखना होगा हम लोग को अपने आप में। और सब टीचर से ही सपोर्ट चाहिएगा। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोग के समस्या को लेकर आप लाइव आए, और बहुत ही कम ही न्यूज चैनल वाले ऐसा मतलब किए हैं हम लोग के, और बहुत अभी कम ही कॉपरेट किए हैं। अभी तो सिर्फ सुशांत का या फिर रिया का या फिर किसी का स्टूडेंट का कोई ये है ही नहीं। तो मैं आप जैसे मीडिया के लोग को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। सौरभ जी बताइएगा आप। हाँ जी, हाँ जी। मीडिया जिस वो मेरा छात्रों की परेशानी होती है, जब किसानों की परेशानी होती है, जब दिक्कतें होती है, आपने जब इस खबर को नहीं बात नहीं करती है, तो आपको क्या लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र क्या लोकतंत्र कहीं ना कहीं कमजोर कर रहा होता है? सर आप क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर सकते हैं सर, मैं मतलब सुना नहीं सर, आवाज कट क्या रही है। हम बताना कि जब छात्रों की बात हो, छात्रों की बात होती है, किसानों की बात तो होती है, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात किया तो सबसे मीडिया बात नहीं कर पाती है। मीडिया किसानों का स्वास्थ्य सेक्टर की हमारी जो व्यवस्था है, मूलभूत व्यवस्था है, उसको मीडिया नहीं देखती है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो है ये व्यवस्थाएं जो है कहीं ना कहीं हमारा जो लोकतंत्र है, जिसको हमारी आवाज बनना चाहिए, वो कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहा है? चुके हैं, गवर्नमेंट के तलवे चाटते हैं सर। कुछ मीडिया को छोड़ दिया जाए एक्सेप्शनल, बाकी बात सभी मीडिया एक क्या बोले, उसको गाली देना अच्छा बात नहीं है, लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा जो गवर्नमेंट का तलवे चाटते हैं और जायज बात को नहीं उठा पाते, वो सिर्फ मतलब एक होता है ना, जैसे बाउंड्री एक लगा दिए मोदी सरकार और बाउंड्री के अंदर ही देखना है, मतलब उसके बाहर हम नहीं देख सकते। मीडिया का मतलब इतना खराब लचर ये है, कोई भी मतलब ऑथेंटिक बात किया ही नहीं जा रहा है यहाँ सर। तो मीडिया क्या, मीडिया तो अब हम लोग को कॉपरेट भी थोड़ा भी नहीं करना चाह रहे। जिसका एग्जाम नहीं लेना है जेईई नीट का, वो बच्चा लोग को देने का मन नहीं है, फिर भी उसका बाय जबरदस्ती लिया जा रहा है।
और हम लोग को जो कोरोना है जो हम लोग हाँ दे कोई एग्जाम डिक्लेयर करे, लेकिन हम लोग को कोई सुनने वाला नहीं है। अगर 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 आज के डेट आप जैसे मीडिया लोग को, अगर सब मीडिया लोग ऐसे हो जाए ना तो सरकार को हिला के रख देंगे। लेकिन मीडिया बिक चुकी है। मैं ये बोलना चाहूंगा सभी मीडिया वाला से जो अपना थोड़ा व्यवस्था सुधारे और मतलब बायस्ड रहे, किसी की तरफ दूसरे बायस्ड नहीं रहे, एकदम न्यूट्रल रहे जनता के प्रति। क्योंकि मीडिया को फोर्थ पोल माना गया है सर लोकतंत्र का। लेकिन अगर लोकतंत्र वो सुरक्षा नहीं करेगा, वो किसी का अगर साथ देने लगेगा तो लोकतंत्र बिगड़ेगा और मतलब कुछ तो होगा। तो ये चलिए, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। सौरभ, बहुत अच्छा लगा कि आप मीडिया के प्रति इतना सोचते हैं। मीडिया से कहीं ना कहीं आप लोगों को जो है कहीं ना कहीं मीडिया से लगाव नहीं हो पाता है और मीडिया से कहीं ना कहीं घृणा है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा जिस मीडिया के सहारे हम चलने की बात करते हैं, लोकतंत्र को सबसे मजबूत रखने की बात करते हैं, वही मीडिया किसानों पे बात नहीं करती हो, छात्रों की बात नहीं करती हो, हमारी जीडीपी की बात नहीं करती हो, मतलब जो मूलभूत आवश्यकता है लोगों की, जनता की बात नहीं करती हो। और वो मीडिया आज महीनों से रिया जैसे मामले पे आज बात कर रही है, क्योंकि मीडिया जब लोकतंत्र में मीडिया जब सीबीआई बन जाती है तो भारत की जो नई मीडिया है वो कहीं ना कहीं सीबीआई बनकर काम कर रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम बातचीत करते हैं, हमारे साथ अनिल है। अनिल, क्या लगा सौरभ जो बात कर रहे हैं, आप भी छात्र हैं, आप भी पढ़ाई करते हैं। सौरभ, क्या सभी छात्र आज एकत्रित होइएगा, एकत्र होइए, अपनी आवाज बुलंद कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र है। जनता, हम जानते हैं लोकतंत्र की परिभाषा ही होती है जनता के द्वारा चलाया गया शासन। जब जनता के द्वारा चलाया गया शासन जब काम करना बंद कर दे तो जनता का क्या दायित्व बनता है और छात्रों का क्या दायित्व बनता है, बताइएगा। देखिए सौरभ जी जो भी कहे हैं उस बात पे बहुत सच्चाई है और हकीकत भी है। हमको एक बात याद आ गया सौरभ जी के कथनानुसार, नेट क्रांति के जनक जो थे भारत में राजीव गांधी जी, उन्होंने कहा था कि जिस दिन मीडिया मेरी तारीफ कर दे, जरा फिर से इस बात को आप केयर कीजिएगा। उन्होंने कहा था जिस दिन मीडिया मेरी तारीफ कर दे उस दिन या तो मैं बिक गया हूँ या मीडिया बिक गया, ऐसा तुम समझ लेना। तो कहने का मतलब है कि जैसा कि सौरभ जी ने बताया, मीडिया का एक ही काम होना चाहिए और सिर्फ सरकार की कमियों को उजागर करना। लेकिन आज के डेट में हम हमारे आपके सामने है एकदम, आप कोई भी न्यूज चैनल का देख लीजिए, एक दो न्यूज चैनल को छोड़ करके जिनको अभी भी भारतीय लोकतंत्र में आस्था है, उनका क्या होता है, उनका टाइटल क्या होता है? उनका टाइटल होता है, मतलब आप टाइटल देख के आप जज कर सकते हो कि ये भारत की मीडिया नहीं है, सरकार की मीडिया है। तो सरकार की बखानी करेगा, केवल गुणगान करेगा तो शायद उस देश का भविष्य अंधकार में चला जाए। वो मीडिया कभी भी देश को बचा नहीं सकती। और सही मायने में पूछे तो एक आम नागरिक होने के नाते हमारी नजर से, मुझसे अगर कोई पर्सनली पूछे तो मैं यही कहूंगा कि भारत में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं बची। इसके तर्क है, इसके कारण है। पहले क्या होता था कि अपने हक और आवाज के लिए जनता को प्रोटेस्ट करने का हक था। आज आप देखते हैं कोई भी, अगर हम आप ही अगर इस तरह से कह रहे हैं तो शायद पता नहीं कल की डेट में मैं देशद्रोही घोषित हो जाऊंगा या आप हो जाइएगा, इसका कोई फिक्स नहीं है, किस पे आरोप लगे। तो अगर कोई जनता, स्टूडेंट हो, किसान हो। अनिल जी, हमारी बात सुनिए। क्या आपको लगता है कि हम जो है अगर देश के, ये क्या नैरेटिव है कि हम अगर अपनी नौकरी मांग रहे हैं, हम अपनी रोजगार मांग रहे हैं, हम किसानों की बात कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो आप छात्रों को भी लगता है क्या जो है हम देश के साथ नहीं चल रहे हैं? ऐसा होता है क्या आप छात्रों के बीच में? क्या ऐसी बात नहीं है। अगर सही मायने में पूछिए तो छात्र से बड़ा राष्ट्रवाद भी कोई नहीं हो सकता। क्योंकि एक छात्र जो है, हम जो भी पढ़े लिखे लोग होते वो पढ़ के निकल जा रहे होते, लेकिन एक छात्र जो है करंट में इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ता है, उसके अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरी। लेकिन आज के डेट में देश का माहौल ऐसा हो गया है कि अगर आपको देशभक्त कहलाना है तो आपको किसी पार्टी विशेष से उसका सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अगर आप सरकार से अपना हक मांगते हैं, अपना वाजिब हक मांगते हैं, तो आपको सर्टिफिकेट बांटने लगेगा देशद्रोही का। तो कहने का अर्थ है कि अभी लोकतंत्र इस देश में, मैं तो एक पर्सनली आम जनता होने के नाते मैं तो बिल्कुल नहीं मानता कि लोकतंत्र है अभी, क्योंकि अभी प्रोटेस्ट करने का भी हक नहीं है एक आम जनता को। और आज के हालात ऐसे हैं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में पिछले 45 वर्ष में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, ऐसा सरकार की एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है। ये हमारा आपका रिपोर्ट नहीं, ये सरकारी संस्था इस रिपोर्ट को अपडेट करती है। एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि पिछले 45 साल में देश की हालात जो है बहुत ही ज्यादा खराब। और आने वाले समय में, निकट भविष्य में ऐसा भी नहीं दिख रहा है कि रोजगार यहाँ से सृजन के अवसर उपलब्ध होंगे, बल्कि बेरोजगारी दिन प्रतिदिन और ज्यादा भयावह रूप लेगी। तो क्या सरकार को हम लोग क्यों इलेक्ट करते हैं? सरकार को हम आप इसलिए वोट दे के इलेक्ट करते हैं ताकि वो हमें रोजगार के अवसर दे, हमारा विकास करे, सड़क दे, शिक्षा दे, स्वास्थ्य दे। लेकिन आज देखिए सरकार क्या कर रही है, जो भी धार्मिक मुद्दे हैं
ठीक है, धर्म अपनी जगह है, आस्था अपनी जगह है, होना चाहिए, लेकिन धार्मिक मुद्दों को आगे करके और जो विकास का एजेंडा है, जो विकास का मुद्दा है, उसे पीछे कर देना ये कतई सही नहीं। आज आप देख लीजिए धार्मिक मुद्दे जितने हैं, या यदि हम राम मंदिर की बात करें, धारा 370 की बात करें, या और भी इस प्रकार के जो भी मुद्दे हैं, 3 तलाक की बात करें, या फिर आप देख सकते हैं एनआरसी कुछ दिनों पहले ये तो लॉकडाउन या कोरोना वायरस की महामारी, आप देखिए ये सब मुद्दे गौन हो गए। लेकिन आप देखिए धार्मिक मुद्दे जो देश में नफरत घोलेगा, जहर घोलेगा, वो मुद्दे अभी बहुत ज्यादा आगे हैं। और जो हमारा विकास का मुद्दा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, रोजगार, ये मुद्दे कहीं ना कहीं गौन हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आज हम हमारे देश के जितने भी यंगस्टर है, जो यंग पीढ़ी है, जो बहुत चलिए अपने लेकर अनिल जी हम आपको इंटरप्ट करना चाहते हैं। अनिल जी आपको हम रोकना चाहते हैं। हमारे साथ शिक्षक है जीपी आर्या जी हैं, वो काफी समय से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम उनसे बात करते हैं। बल्कि हम बताइएगा आर्या जी कैसे हैं और क्या क्या लगता है आप जब देश की जो है पूरी व्यवस्थाएं चरमरा जाती हो, जब शिक्षक आवाज बनकर निकलता है, तो आप क्या लगता है कि आप लोगों का भविष्य और छात्रों का भविष्य, दोनों का भविष्य अंधकार में है? बतलाइए। हमारी बात आपको सुनाई पड़ रहा है? नमस्कार भैया। हाँ बतलाइए। जी बिल्कुल भैया, अभी देश की हाँ बतलाइए। किया जा रहा है, देश को जो है जिस दिशा में जाना चाहिए चल नहीं रहा है। जी जी बिल्कुल सुनाई पड़ रहा है भैया जी। हाँ बतलाइए। जी मेरी आवाज जा रही है भैया? हाँ बतलाइए बतलाइए। जी जी सर बोलिए। सुनील जी हमारे साथ हैं। सर का मतलब जो है, जो सर मतलब आचार्य आर्या जी हैं, इनका आवाज किसी कारण बस कट रहा था। सुनील जी ये छात्रों की आवाज है, आप भी छात्र हैं, आप भी तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, क्या लगता है आप छात्रों का जो है, छात्रों की दिशा बदल रही है, छात्रों की आवाज बुलंद हो रही है, या सरकार को इनकी आवाज सुनना होगा? देखिए जिस तरीके से 6 सालों से अगर आप एक बात की बात करते रहिएगा तो ऐसा नहीं है कि छात्र नहीं समझेंगे। आप एक तरफ से आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, आप जो है देश में स्टैचू सबसे बड़ा लगवाते हैं, आप दूसरे देश से ले आ रहे हैं। आप रोजगार कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ गया, सबको रोजगार हम नहीं दे सकते हैं। आप जो है हमारे सेना को जो बंदूक की आवश्यकता है उसको आप दूसरे देश से ले आ रहे हैं। सेना को जो है हेलमेट की आवश्यकता है, आप उसको दूसरे देश से ले आ रहे हैं। हमारे देश में भी फैक्ट्रियां लग सकती है, हमारे देश के छात्रों और लोगों में भी इसकी जो है योग्यता है बनाने की और काम करने की। आप इसके ऊपर इनको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि आज पूरे छात्र इनकी पूरी चालाकी को समझ रहे हैं कि किस तरीके से सरकार जो है बात को कभी आत्मनिर्भर पर, कभी सीबीआई की बात कर ले रही है। 5 साल जो है खत्म हो जा रहा है, फिर भी जो है कोई भी जो हाँ जी बतलाइए। सुनील जी बोलिए। आर्या जी बोल रहे थे, क्या बोलिए? चुप हो गए। ये तो हम ये 2-3 चीजें जोड़ना चाहेंगे कि एक चीज है, बोलिए आर्या जी, एक हम निजीकरण और एक सरकारी वाले पे हम 2 चीजें कहना चाहेंगे कि आप देख लीजिए कि अभी जो वर्तमान सरकार है वो सरकार सीधे तरीके से कह रही है कि हम जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में सक्षम नहीं है, हम रोजगार देने में सक्षम नहीं है। आप जो है नौजवान खुद अपने से रोजगार ढूंढ ले, छात्र जो है खुद अपने से शिक्षा जो है ले ले। इसके लिए हम जो है निजीकरण को भी फ्री कर दे रहे हैं, निजीकरण को ला रहे हैं। लेकिन निजीकरण के अंदर क्या है कि सरकार जो है अपनी जवाबदेही से पीछा छुड़ा रही है कि सरकार ये छात्र हो या आम जनता हो या आम पब्लिक हो, वो अपने हक अधिकार के लिए जहां उसके साथ अगर अभद्र व्यवहार की जाती है या उसके हक अधिकार के साथ अगर समझौता की जा सकती है तो वो अपने बात को रख सकता है। इसीलिए सरकारी जहां पर रहेगा वहां पर अपनी बात को मजबूती से रख सकता है, लेकिन जहां पर निजीकरण को दे दिया जाएगा तो वहां पर वो अपनी बात को नहीं रख सकती है। इसके लिए वो निजीकरण को आगे किया जा रहा है। दूसरी बात हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से अभी तैयारी की बात आ रही थी कि जैसे जनरल एजुकेशन के स्नातक करने के अलावे, अंतर स्नातक करने के अलावे उसके बाद जो छात्र अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहते थे तो उसके लिए एक रिमीडियल क्लास चलाया जाता था, जिसके लिए यूजीसी एक डायरेक्ट जो है कॉलेज में फंड दिया करता था।
अभी कुछ दिन पहले जो है पिछड़ा वर्ग का भी एक कॉलेज में एक फंड फाइल आउट, उसमें जो है 130-140 छात्रों का जो है पूरा जिला भर का एक कोटा होता है, जिसमें उतने छात्रों को वो तैयारी कराया जा सकता है जनरल कंपटीशन का, कि जिस तरीके से वो या बीपीएससी लेवल की तैयारी करे या वो यूपीएससी की तैयारी करे, उस तरीके के मटेरियल उसको अवेलेबल कराया जाएगा। ये सवाल थी सरकारी वाले में, सरकारी संस्थान जो होती थी, सरकार जब इसकी जवाबदेही होती थी। लेकिन आज जो है ये पूरे चीजों को खत्म करने के लिए जा रही है सरकार। तो बात हमारी यहीं पे है कि सरकार की जो चालाकी है वो आम जनता को पीछे रख देना और निजीकरण को आगे ले आना, और निजीकरण के माध्यम से जो हमारे नेता लोग हैं, देखिए हमारे मंत्री हैं, हम सुनील जी इसके लिए, हाँ इसके लिए भी समय है, मतलब इसके लिए भी हम कभी बड़े पैमाने पे हमको इसको लाने की बात करेंगे, क्योंकि हर मतलब ये जितनी बातें हैं वो छात्रों से जुड़ा, समय भी कम है, बहुत समय हम इन छात्रों का लिए है, और हम एक एक छात्रों से आवाज पूछना चाहते हैं, शिक्षक से पूछना चाहते हैं कि ये मतलब जो इन लोगों की जो मोदी की सरकार आई थी, अनिल जी आप मेरे साथ हैं, जब मोदी सरकार आई थी तो क्या लगा था आप लोगों को रोजगार, इसको लेकर जो है इसको लेकर छात्रों वोट दिया था, बताना सौरभ। नहीं सर, बिल्कुल इसके लिए वोट हमने मोदी सरकार पे इसलिए विश्वास करके दिया था कि वो हमारे छात्र हित या हमारे हित में काम करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं जनरेट करेंगे। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट हुआ, हमारे मतलब जितने भी कहीं ना कहीं जॉब वैकेंसी थी उसे प्राइवेटाइजेशन करके या फिर जैसे भी हो उसे खत्म कर दिया गया, और ये मतलब कहीं ना कहीं इसमें सरकार का भी ऐसा हो जिसमें मतलब किए हैं मोदी जी, जो हमारे छात्र के साथ खिलवाड़ किए, हमारे युवा वर्ग के साथ खिलवाड़ किए हैं। तो मैं यही उनसे गुजारिश करना चाहूंगा, और आप लोग के मीडिया के माध्यम से मैं यही मतलब चाहता हूं कि उनके कहीं ना कहीं कानों तक बात पहुंचे, और अभी के लिए फिलहाल जो मेन रूप से पर्पस है हम लोग का, जो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए, मेन पर्पस यही है, जो कहीं ना कहीं हमारे युवा वर्ग को कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाए, जो जिसके कारण उसके जीवनचर्या चल सके। क्योंकि देखिए अभी ना कहीं जब युवा वर्ग 20 साल प्लस हो जाते हैं तो परिवार का आधा गार्जियन उसे माना जाता है, और उनके ऊपर बहुत सारे प्रेशर आते हैं, जो अगर मुझे नौकरी नहीं हुई तो मेरे गार्जियन पेरेंट्स से क्या होंगे, कहीं ना कहीं उनके सिस्टर वगैरह रहते हैं, उनके शादी मैरिज वगैरह करना रहता है, ऑटोमेटिक थोड़ा प्रेशर बनता है। लेकिन अगर मान के चलिए जॉब नहीं हो तो क्या होगा, हमारे युवा वर्ग को तो इफेक्ट पड़ेगा ना। तो चलिए गुजारिश है, चलिए आप लोग आपके काम लगे रहिए। हम बल्कि अनिल जी बताइएगा, अंतिम सवाल, क्या आप सरकार मतलब जो है क्या चाहते हैं, सरकार से आप क्या विनती करना चाहते हैं? मेरा सरकार से और सिस्टम से एक ही सवाल है, जैसा कि सौरभ जी ने बताया 20 साल होने के बाद फैमिली का हाफ गार्जियन होता है, कोई भी, खासकर आप बिहार और उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों की बात करें, तो यहाँ पर मैं सवाल ये उठता है कि अगर युवा 25 से 30 वर्ष अपने जीवन का आधा समय एजुकेशन में वेस्ट कर देता है सिर्फ और सिर्फ रोजगार की आस में, मुझे तो कभी कभी सरकार की मंशा पर ही सवाल मैं खड़ा करूंगा, क्योंकि सरकार को जॉब देने की मंशा है ही नहीं। जब फर्स्ट टाइम अगर बीजेपी सरकार की बात करें तो उनका सबसे प्रमुख मुद्दा था कि हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दें, और कहीं ना कहीं यूथ ने इस चीज को माना कि भारत में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और ये सरकार आएगी तो रोजगार प्रोवाइड करवाए, और पूरी तरह से पूरे देश की जनता ने एक मत होकर के बीजेपी को सत्ता मिला है। अभी आप देख लीजिए कि पिछले 45 वर्ष में, मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी, और निकट भविष्य में ये कम होने के भी चांसेस नहीं, जो देश और राज्य का जो हालात है। आप बताइए, एक एमपी बनने के लिए, एक एमएलए बनने के लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना, कोई एग्जाम नहीं देना। भले आप, हमारे तो कभी कभी सिस्टम पे ही सवाल मुझे खड़ा करना पड़ता है कि आप अगर सांसद का चुनाव लड़ते हैं, एमपी का चुनाव लड़ते हैं, आपका कोई प्री एग्जाम नहीं होगा, लेकिन एक युवा अगर जॉब लेने जाता है तो उसे 4-5 एग्जाम देने होते हैं, यहाँ तक इंटरव्यू देना होता है। और दुर्भाग्य की बात तो ये है कि 5 एग्जाम देने के बाद भी, अच्छा मार्क्स लाने के बाद भी, जैसा कि सौरभ जी चर्चा कर रहे थे कि सीट ऊपर से ही दिख जाता है। ये कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। सरकार गरीब को गरीब बना ही रखना चाहती है। मुझे नहीं चाहिए गैस सब्सिडी, मुझे नहीं चाहिए शौचालय, आप मुझे रोजगार दो। अगर मैं एजुकेटेड हूँ, आप मुझे रोजगार दोगे, मैं गैस खुद वहन करूंगा, मैं टैक्स खुद पे करूंगा, मैं शौचालय खुद बनवाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए प्रधानमंत्री आवास, मैं आवास खुद बनवाऊंगा, आप मुझे रोजगार दो। लेकिन सवाल सीधा खड़ा होता है कि सरकार चाहती है कि जनता केवल और केवल गरीब बनी रहे। तो हम युवाओं को जागना होगा, और आप जगे हैं और सबको जगा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और कहीं ना कहीं एक जेपी का फिर आवश्यकता है बिहार और देश में, जो सरकार के तख्ता पलट कर सके और एक अच्छी सरकार को लावे, जो गरीब के मुद्दा को, जनता के मुद्दा को और विशेषकर रोजगार के मुद्दा को सॉल्व कर सके। हमें वैसी सरकार की बहुत सख्त और सख्त जरूरत है हमारे देश के अंदर।
अन्यथा आने वाले के समय में जो हालात है हमारे देश के लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। जो छात्रों की समस्या है उस समस्या को आपने रखा। छात्रों, क्योंकि छात्र ही जो है इस देश का भविष्य होता है, और छात्र और शिक्षक दोनों किसी न किसी रूप से इस तरह इस सत्ता से कहीं ना कहीं खफा है। हमारे साथ सुनील जी, बताइए कि अंतिम आपका लास्ट सवाल, आप छात्र के रूप में सरकार से क्या कहना चाहेंगे? आपकी आवाज नहीं आ रही है अनिल जी, मतलब आपकी आवाज सुनील जी नहीं मिल रही है। हेलो, हाँ बताइए। हाँ बताइए। हमारी सरकार से यही एक सवाल है सबसे बड़ी, कि अभी वर्तमान जो दौर है उस दौर में शिक्षक और छात्र ये दो राष्ट्र के सबसे बड़ा एक जो है निर्माता होते हैं और एक राष्ट्र को जो है कंधा देने वाले होते हैं। लेकिन इन्हीं के साथ सरकार जो है वर्तमान दौर में जो है भेदभाव कर रही है। हमारी सीधी मांग है कि सबसे अच्छे शिक्षा के लिए शिक्षकों की पूरी तरीके से जो है उसकी नियमित वेतन भत्ता और उनकी जो है सुविधा पर ध्यान दे। दूसरी बात, जो छात्र है, छात्रों को पढ़ने के बाद जो हर जगह से जो प्लेसमेंट मिले, इस तरीके की प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए। इसके लिए ये ना कि आत्मनिर्भर की एक बात कह करके और छात्रों से अपनी जवाबदेही को टाल ले, ये सवाल हमारी है। दूसरी बात है कि हम ये कहना चाहेंगे कि लास्ट में कि सरकार जिस तरीके से अपनी निजीकरण कर रही है, उसके लिए या तो सरकार की जो मंत्रालय है जो सीधी बात अभी नया एजुकेशन पॉलिसी में ला रही है कि आप शिक्षक बनने के लिए आपको सबसे पहले एग्जाम देनी होगी, एग्जाम के बाद इंटरव्यू देना होगा, इंटरव्यू के बाद जो है आपको डेमो क्लास देना होगा। लेकिन जो हमारे देश के मंत्री, विधायक, एमपी, एमएलए बनने के लिए उनके पास कोई क्राइटेरिया नहीं है। वो अंगूठा छाप भी होंगे तो वो बन जाएंगे, और हम कैसे पढ़ेंगे, हम कैसे रहेंगे, हम टैक्स पे कैसे करेंगे, वो हमारे दिनाचार्य का जो है इस चीजों को तय करेंगे। इसके लिए इसके ऊपर भी बनना चाहिए कि एमपी, एमएलए मंत्रालय का भी एक योग्यता होना चाहिए। और छात्रों के साथ और शिक्षक जब बनने की जो राष्ट्र निर्माण की बात है तो इसके ऊपर एक नियम बनना चाहिए। इसकी बात हम छात्र के रूप में कर रहे हैं। दूसरी बात है कि हम पूरी तरीके से कह रहे हैं। धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़े इसके लिए। सुनील जी मेरे साथ जुड़े इसके लिए धन्यवाद। कहीं चलिए आज का कार्यक्रम जो है यही समाप्त करते हैं। बेरोजगारों को रोजगार दे दो सरकार का ये जो कार्यक्रम था आज, या मेरा प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज हम फिर सरकार से ही कहते हैं कि जिसने, क्योंकि यही युवाओं के माध्यम से, क्योंकि आप सत्ता में आए थे, यही युवा जो है आपको वोट दिया था और यही युवा आपके लिए गुणगान करते हैं। लेकिन अब क्योंकि छात्र का जो है, छात्र को जॉब नहीं मिलेगा, बेरोजगार रहेंगे, तो कहीं ना कहीं छात्र को आपको झेलना पड़ेगा, जिसको लेकर आप तमाम जो है जो विरोधाभास है छात्रों का आप देख रहे हैं। लगभग कल तक जो है मैंने देखा था 10 लाख जो है लोगों ने जो है प्रधानमंत्री को डिसलाइक किया था, जो सड़क 3 की बात थी। तो कहीं ना कहीं छात्र आज नाराज है क्योंकि छात्रों को रोजगार चाहिए, क्योंकि आपका चुनाव 55 करोड़ लोगों का चुनाव जो है चुनाव आयोग करा लेता है, लेकिन 3 करोड़ छात्रों का एग्जाम सिलेक्शन कमीशन नहीं करवा पाता है। भारत की सबसे बड़ी सेक्टर रेलवे है जो सबसे बड़ा नियोक्ता के रूप में काम करती है, उसके बाद एसएससी है, उसके बाद आईटीबीपी है। इन सभी का अगर देखा जाए, ग्राफ देखा जाए, तो जब 2014 से इन लोगों का जो ग्राफ है, वो नौकरी का जो ग्राफ है वो लगातार गिरता चला गया है। 90,000 की वैकेंसी 2019 में आई, चुनाव से पहले। जैसे चुनाव संपन्न हो गया, संसद बन गए, दिल्ली में ऐश मौज कर रहे हैं नेता, तब जो है अब तक छात्रों का कोई खैर नहीं। लोग कोरोना है भाई, कोरोना है तो कोरोना, हर चीज के लिए कोरोना है। अब ये नीट वाले का क्यों एग्जाम लिए, जो एग्जाम नहीं देना चाहते थे, ये भी छात्रों ने कहा। और दूसरी बात कि जो ये सबसे बड़े रेलवे के नियोक्ता है, कहीं ना कहीं यह जागना पड़ेगा, क्योंकि अब जब युवा जागता है तो याद रखिएगा देश की सत्ता पलट जाती है। छात्र और शिक्षक, क्योंकि दोनों का भविष्य अब अंधकार में है, तो इसका जो है खामियाजा आपको कहीं ना कहीं भुगतना पड़े। नमस्कार।